WORTH, Groatsworth of Wit, टाइटल ऑफ ग्रीन्स पैम्फलेट है. ग्रोथ मीन्स माइनर सिल्वर करेंसी, इट शोज सिग्निफिकेंस इनसिग्निफिकेंस. ठीक है. और फिर ही वॉज अ मेंबर एट द अर्ली फेज ऑफ लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, लेटर कॉल्ड एज किंग्स मैन. तो लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन जो थे उसके उसमें मेंबर थे ये, उसको किंग्स मैन भी कहा गया. शेक्सपियर बिकेम द को ओनर ऑफ दिस कंपनी लेटर ऑन. बहुत ही की पॉइंटर्स हैं ये एग्जाम ओरिएंटेड. ठीक है. उसके बाद ही इज कॉल्ड एज, देखो, प्रिंस ऑफ प्लेजरिज्म, लिटरेरी थेफ्ट. और ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट ऑफ ऑल एजेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. एग्जाम ओरिएंटेड क्लास नोट्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो ये है इन मेमोरी ऑफ माई बिलवेड. ठीक है. ये वर्क है, ब्रैकेट में आएगा. इन मेमोरी ऑफ माई बिलवेड वर्क है, बेन जॉनसन ने लिखा है. टू शेक्सपियर, शेक्सपियर पर लिखा है. और 1616 में लिखा है. इन मेमोरी ऑफ माई बिलवेड वर्क ब्रैकेट में. और ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट ऑफ ऑल एजेस. बहुत ही फेमस कोटेशन है. ठीक है. हम लोग इसको किसी भी सेंस में अप्लाई कर सकते हैं. ठीक. तो ये एक प्रोज वर्क है, एलेजी कम ट्रिब्यूट है. ठीक बात हो गई. तो फिर इन्होंने यही कहा है, ही नोज लिटिल लातिन एंड लेस ग्रीक. ही नोज लिटिल लातिन एंड लेस ग्रीक. ठीक है. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर हम बात करें कि काफ़ी ज़्यादा की पॉइंटर्स के साथ ये क्लास नोट्स हैं, और जो मैंने अपने क्लास नोट्स लिखाए, जो भी उन सारी चीज़ों को टाइप करके प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से बनाने की कोशिश करी है. ठीक है. तो वो है ये. तो इन मेमोरी ऑफ माई बिलवेड शेक्सपियर 1616 में लिखा है. और ये जो वर्क है, ही नोज लिटिल लातिन, ही नोज लिटिल लातिन एंड लेस ग्रीक. इसी को अगर आप वैसे कर लें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट लुक्स ग्रीक टू मी. एक मुहावरा आया है, देयर इज अ फ्रेज आस्क्ड इन इंग्लिश, इट लुक्स ग्रीक टू मी. ठीक है. तो मतलब क्या होता है इसका, इट लुक्स ग्रीक टू मी. इट लुक्स ग्रीक टू मी क्या मतलब होता है इसका? हाँ, अनफेमिलियर, एनीथिंग विच इज इनकॉम्प्रहेंसिबल. अनफेमिलियर, अनफेमिलियर, या फिर एनीथिंग विच इज इनकॉम्प्रहेंसिबल, जो समझ में ना आए. इनकॉम्प्रहेंसिबल, विच कांट बी अंडरस्टूड. अंडरस्टूड होगा सर, विच कांट बी अंडरस्टूड. अगर हम पैसिव लगाते हैं बी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, विच कांट बी अंडरस्टूड. ठीक है. तो इस तरीके से हम देखेंगे. फिर आगे बढ़ते हैं. तो ही इज कॉल्ड एज द ग्रेटेस्ट नियोलॉजिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. ठीक है. इनको नियोलॉजिस्ट कहा जाता है, इंग्लिश लिटरेचर के ग्रेटेस्ट नियोलॉजिस्ट हैं. एंड दैट इज अ पर्सन हु कॉइन्स न्यू वर्ड्स. नियोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु कॉइन्स न्यू वर्ड्स. ठीक है. एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट नियोलॉजिस्ट इंग्लिश पोइट्री या इंग्लिश लिटरेचर के कौन है? जॉन मिल्टन है. कौन है बेटा? जॉन मिल्टन. ठीक है. तो ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा. तो सन ऑफ जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन है ये, ARDEN, मैरी आर्डन. ठीक है. तो क्लास नोट्स को जैसे मैंने बताया वैसे ही हमने टाइप करने की कोशिश करी. तो जो है प्रोफेशन क्या है इनका? ग्लव मेकर. अगर आता है कि शेक्सपियर के जो फादर हैं जॉन शेक्सपियर, उनका प्रोफेशन क्या है, तो उनका प्रोफेशन क्या है? ही इज़ अ ग्लव मेकर. ठीक है. तो ये भी आपको मिल जाएगा. ठीक है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो ही इज़ अ ग्लव मेकर. फिर यहाँ पर मैंने एक मुहावरा दिया था जो आपके एग्जाम में है इससे रिलेटेड, जो मैं नहीं कह रहा हूँ साइड नोट्स. ठीक है. हैंड इन ग्लव, ये साइड नोट है. ठीक है. ऐसे करके क्लास में आपको मेरे क्लास नोट्स को ऐसे लिखना है, साइड नोट, हैंड इन ग्लव. हैंड इन ग्लव मीन्स डीपली कनेक्टेड. ठीक है. सो दे बोथ लुक हैंड इन ग्लव विद ईच अदर. ठीक है. चलिए खैर. सो ही वॉज मैरिड टू एना हैथवे. So he was married to Anna Hathaway in 1582. 1582 में शेक्सपियर साहब की मैरिज हो गई है. And he got married to Anna Hathaway who was 8 years senior to him. 8 years seniors in case. तो इनके ट्विन्स हुए हैमनेट और एक जूडिथ नाम है इनका. और जो है इनकी डॉटर है सुजैना. सुजैना. तो 3 बच्चे हुए इनके टोटल, हैमनेट, जूडिथ और सुजैना. ठीक है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फैक्ट्स है. ठीक. So he was also called as the writer of the Phoenix and the Turtle.
ये एक माइथोलॉजिकल फिनिक्स के बारे में, माइथोलॉजिकल बर्ड है, ये बर्न्स होगा, which burns itself and rise again from its ashes. Phoenix and the turtle. ये बड़ा अनफेमिलियर सा क्वेश्चन है सारे बच्चे को लिए, बहुत अच्छा सा, सब लोग नोट जरूर कर लें। थोड़ा सा ये आलस में मत रहना कि सब कुछ मिल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो गाढ़ी मेहनत है वो आपकी मेहनत कहाँ पर है ये देखनी है आपने ना, ठीक है। फिनिक्स एंड टर्टल ये 1601 में जो है पब्लिश हुई थी, और इसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट ग्रेट पब्लिश्ड मेटाफिजिकल पोएम कहा जाता है। हालांकि शेक्सपियर ने निकाली है, जॉन डन ने नहीं निकाली है, बट ये ऑप्शन में जॉन डन देके कंफ्यूज करेंगे। मेरी नज़र में 5 स्टार क्वेश्चन आज की हाईलाइट हो गया है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो सारे पुराने बच्चों को पता थी, बट ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, 5 स्टार बनाए मैंने ये। क्या है बेटा पॉइंट, द फर्स्ट ग्रेट इज द फर्स्ट ग्रेट पब्लिश्ड मेटाफिजिकल पोएम, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड पब्लिश्ड मेटाफिजिकल पोएम है ये। ठीक है, क्या नाम है इसका, द फिनिक्स एंड द टर्टल, एंड दिस पोएम इट was published in 1601, right? So the poem was published in 1601 and it was published as a supplement to a longer work, ठीक है, by लव्स मार्टियर बाय रॉबर्ट चेस्टर, ठीक है। रॉबर्ट चेस्टर ने एक वर्क लिखा था, उसके उनके वर्क में जिसका नाम था, ओरिजिनल जो वर्क था उसका क्या नाम था, लव्स मार्टियर, ठीक है। ये एक वर्क था लव्स मार्टियर, और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एज अ सप्लीमेंट इस बुक में पब्लिश हुआ। किसने लिखा था ये वर्क, रॉबर्ट चेस्टर ने लिखा था, रॉबर्ट चेस्टर ने लिखा था लव्स मार्टियर। नए पुराने सभी साथियों को मजा आ रहा है इसमें, ठीक है ना। यही सब आएगा एग्जाम में एलटी में, और शेक्सपियर तो मैं बता नहीं सकता, अगले 7-8 दिन तक इतना इम्पोर्टेंट सीरीज है, इतना इम्पोर्टेंट सीरीज है कि मैं क्या बताऊं, ठीक है। एक बस आप लोगों से ये भी कह रहा था कि और लोगों को भी बता दीजिएगा क्या प्रयास चल रहा है यहाँ पर ईमानदारी से, और बाकी ऊपर वाले के नाम पर धीरे धीरे बढ़ते रहिएगा, ठीक है। एक चीज़ ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग एक सभी चीज़ों का समन्वय, द बैलेंस शुड बी देयर, ठीक है। वहाँ ग्रामर में शुरू कर दिया धुआंधार बिल्कुल, और यहाँ पर ये कर दिया, तो द हीट इज ऑन, द बैटल इज स्टार्टेड, द बैटल हैज बीन स्टार्टेड नाउ। जिसे मैं कह रहा था कि बैटल लाइन्स आर ड्रॉन, टाइम टू सेपरेट बॉयज फ्रॉम मैन, ठीक है। तो बॉयज फ्रॉम मैन सेपरेट करने का जो है समय आ चुका है। और एक लाइन में कोट करूंगा यहाँ पर जो है कि लाक्षागृह में जो जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही फेमस लाइन दिनकर की है, तो लाक्षागृह में तो जलना पड़ेगा तभी सूरमा निकलेंगे आप। अगर अभी भी सोए पड़े रहेंगे, हम लोग थोड़ा सा लेजी रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, तो अपने आप को एक सीखने का मौका छोड़ देंगे। सीखने का मौका छूटेगा तो एग्ज़ाम निकलना नहीं निकलना तो अलग बात है, लेकिन उसके माध्यम से जो सीखना था वो भी छूट जाएगा आपका। तो 6 महीने जो है अपने आप को बिल्कुल पीछे मत रखिए, ठीक है। चलिए खैर, तो वो एक शेर है ना कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते। तो जब तक आप मैदान जंग में नहीं आएंगे तब तक आप गिरेंगे भी नहीं, तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। Once you are into the heat, once you are into the battle, then only you will come to know about your loopholes, and then only you can work on them, isn't it guys? चलिए फिर, so थॉमस थॉर्प का एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो ये भी मोटिवेशन लोग कहते हैं, तो मोटिवेशन तो अपने आप आ जाता है जब हम लोग देखते हैं कि यार सामने लक्ष्य है और मुझे करके दिखाना है, इस बार आरे पार की लड़ाई है, या तो ये रहेगा या मैं रहूँगा, है ना। तो ये वाली बात है। थॉमस थॉर्प printed his sonnets in 1609 and there were 154 sonnets dedicated to Mr. W.H., also called as Henry Ridsley. Henry Ridsley. तो हेनरी रिड्सले साहब ने को ये साहब को डेडिकेटेड थे। ये किसने लिखे थे, मिस्टर डब्ल्यू एच को डेडिकेटेड थे, जिनका नाम हेनरी रिड्सले कहा गया है।
और ये ऑफ कोर्स शेक्सपियर ने लिखे थे 154 सोनेट्स। पिछली बार ही का क्वेश्चन है उत्तराखंड एलटी का, किसने इनके सोनेट्स को प्रिंट किया था। तो इट इज द फर्स्ट ऑथेंटिक पब्लिकेशन ऑफ हिज प्लेस कब आया है, फर्स्ट फोलियो एडिशन आया है 1623 में। कब आया है, 1623 में। एंड इसमें टोटल 36 प्लेस थे। और ये किसने लिखा है, जॉन हेमेंजेस। नोट कर रहे होंगे नए साथी हमारे सारे, ये नहीं कि पीडीएफ मिलेगी आपको, नोट करना है, इसलिए मैं दूंगा नहीं पीडीएफ अभी 2 दिन तक, ठीक है। हर चीज़ इजीली मिल जाए ऐसा तो हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। आपको उसके लिए थोड़ा यू हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, ठीक है। तो आपको फटाफट रिकॉर्डिंग देख के नोट करना पड़ेगा। इट्स नॉट माई पर्पज टू मेक यू टू स्पून फेड यू, सो दैट थोड़ा सा मेरा ये ऐसा मानना रहता है साथियों, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट उसी से सीखेंगे आप, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है, मतलब मैं भी ऐसे ही सीखा, इजीली मिल जाता तो हम उसकी वैल्यू को भी नहीं समझ पाते हैं और हम नोट भी नहीं करते हैं चीज़ों को। तो कॉपी पेन पकड़िए और ऊपर वाले का नाम लेके ताबड़तोड़ लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑथेंटिक पब्लिकेशन ऑफ इस प्लेस क्या है, फर्स्ट फोलियो एडिशन 1623, इसमें 36 प्लेस थे गाइस, पेरिकल्स एक्सक्लूड किया गया था इसमें, और जॉन हेवेंजेस एंड हेनरी कॉन्डल ने लिखा था। तो अब ये हिस्ट्री क्या है फोलियो एडिशंस की। तो फोलियो क्या होता है, पहले तो ये क्वेश्चन बनता है, इट इज़ अ शीट कंसिस्टिंग ऑफ 8 पेजेस, ठीक है। 8 पेजेस की जो है शीट होती है उसको हम फोलियो कहते हैं गाइस, ठीक है। तो फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियरियन प्लेस केम इन 1623 कॉस्टिंग 15 शिलिंग्स, 15 शिलिंग्स। अब देखो ये है तगड़ी बातें जो इस बार पूछी जा सकती हैं। कॉस्टिंग 15 शिलिंग्स, प्रिंटेड बाय देखो विलियम जैगार्ड, भैया बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आई होप पूरी क्लास, ठीक है, अलर्ट होके नोट कर रही होगी पूरी क्लास, ठीक है। तो विलियम जैगार्ड ने ये किया है, 750 कॉपीज वर प्रिंटेड, 750 कॉपीज जो हैं इसकी प्रिंट हुई हैं, 750 कॉपीज फर्स्ट फोलियो एडिशन की। बिल्कुल डीप कोना कोना मारा है मैंने, कोशिश करी है, आप लोग साथ देंगे तो मज़ा आएगा इस जुगलबंदी में, ठीक है। सेकेंड फोलियो एडिशन कब आया था भाई, 1632 में। यहाँ से तो 101% क्वेश्चन लीक हो रहा है 1632, क्योंकि फर्स्ट फोलियो सबको याद है, सेकंड याद नहीं रहता है। और फिर उसमें सबसे बड़ी बात कि मिल्टन ने एक पोएम पब्लिश करी थी, टाइटल्ड होगा ये TITLED, टाइटल्ड एज एन एपिटैफ ऑन शेक्सपियर, एन एपिटैफ एंड ऑन शेक्सपियर है ये, एन एपिटैफ ऑन शेक्सपियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइटल गाइस। तो गाइस ये आपका एन एपिटैफ ऑन शेक्सपियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसी में क्या है बेटा, एलिप्सिस। एलिप्सिस क्या होता था, एलिप्सिस थ्री लाइंस का होता है ये पंक्चुएशन, साइड नोट है, पंक्चुएशन मार्क विच शोज कंटिन्यूटी एंड इनकम्प्लीशन। कई बार आपको ऐसे 3-3 डॉट आते हैं ना, यहाँ मैंने 3 से ज्यादा बना दिए, बट 3 डॉट ही बनाना था, तो 3 डॉट आएंगे, तो इसको क्या कहा जाता है फिगर ऑफ स्पीच में, एलिप्सिस। एलिप्सिस इज अ पंक्चुएशन मार्क विच शोज कंटिन्यूटी एंड इनकम्प्लीशन। सो थर्ड फोलियो का पब्लिश हुआ बेटा 1663 में। सो 23, 32 एंड 63। अब देखो सेकेंड वर्जन ऑफ थर्ड फोलियो कंटेन्ड पेरिकल्स एंड 6 एपोक्राइफल प्लेस। सारी इंफॉर्मेशन बहुत जबरदस्त डाइजेस्ट करने वाली है ये, ठीक है। तो सेकेंड वर्जन ऑफ थर्ड फोलियो, कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं देखो, थर्ड फोलियो का ईयर, फिर उसके में भी थर्ड सेकेंड वर्जन ऑफ थर्ड फोलियो, एंड इट कंटेन्ड पेरिकल्स, उससे पहले तक पेरिकल्स इंक्लूड नहीं किए गए थे, एंड 6 एपोक्राइफल। नाउ व्हाट इज एन एपोक्राइफल और व्हाट इज अ एपोक्राइफल प्ले। एपोक्राइफल प्ले इज अ प्ले ऑफ डाउटफुल ऑथेंटिसिटी, अ प्ले ऑफ डाउटफुल ऑथेंटिसिटी, ठीक है। एपोक्राइफल प्ले किसको कहते हैं, अ प्ले ऑफ डाउटफुल ऑथेंटिसिटी। फोर्थ एंड द लास्ट फोलियो वाज पब्लिश्ड इन 1685। फोर्थ और जो लास्ट फोलियो है वो कब पब्लिश हुआ है, 1685 में हुआ है, जिसमें हेमिंजेस एंड कॉन्डल ने 36 प्लेस जो थे इनको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लिया था, इनटू 3 सेक्शंस इन फर्स्ट फोलियो। जो फर्स्ट फोलियो वाले जो प्लेस थे उनको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज। नोट कर रहे होंगे आप ये डायग्राम बना के, 3 सेक्शंस कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट फोलियो एडिशन में, ठीक है। कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस ये।
ठीक है, इट वॉज डेडिकेटेड टू ब्रदर्स फिलिप हर्बर्ट एंड कंटेन्स द ड्रोशूट पोर्ट्रेट। अभी ड्रोशूट पोर्ट्रेट क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ड्रोशूट पोर्ट्रेट एंड लिस्ट ऑफ द प्रिंसिपल एक्टर्स। तो ये जो पहले तो ये लिखते हैं ना, ड्रोशूट पोर्ट्रेट क्या है, ये जो है मार्टिन ड्रोशूट ने ड्रॉ किया था शेक्सपियर का। वुडन इनग्रेविंग है ये, वुडन इनग्रेविंग, लकड़ी पर जो है इनग्रेव करके उसको लगाया था। मार्टिन ड्रोशूट ये प्रिंटर थे या आर्टिस्ट थे जिन्होंने इस पेंटिंग को बनाया है शेक्सपियर की। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। वुडन इनग्रेविंग है शेक्सपियर की एंड वुडन इनग्रेविंग मार्टिन ड्रोशूट ने लगाया था ये फर्स्ट फोलियो एडिशन में, जो मतलब हेमेंजिसन कॉन्डेल का आया था, उसके फ्रंट पेज में, फ्रंट पीस में, टाइटल पेज में जो है ये फेमस जो है पोर्ट्रेट या इनग्रेविंग जो है वहाँ पर इनग्रेव्ड थी, जड़ी हुई थी। एंड अ लिस्ट ऑफ द प्रिंसिपल एक्टर्स ऑफ दीज प्लेस टुगेदर विद द प्रेजफुल वर्स बाय कंटेम्पररीज इंक्लूडिंग बेन जॉनसन। बेन जॉनसन को इंक्लूड करते हुए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, इन्होंने उसके फ्रंट पेज में डेडिकेटेड था। तो ये एक्चुअली यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आता है ना कि विलियम हर्बर्ट और फिलिप हर्बर्ट को किसने डेडिकेट किया था, तो मैंने बताया ना हेमेंजिसन कॉन्डेल ने डेडिकेट किया था इनको। ठीक है, एंड इनग्रेवर ऑफ द पोर्ट्रेट शेक्सपियर ऑन द टाइटल पेज, ये पोर्ट्रेट शेक्सपियर वही ड्रोशूट पोर्ट्रेट है, उसको इनग्रेव करके उन्होंने उसमें डेडिकेट करते हुए लिखा। इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है ना, साइड नोट ले लो, यहाँ पर मैं ऐड करवा रहा हूँ क्वेश्चन साइड नोट में। ये मैंने ऑफलाइन में भी ऐड नहीं कराया था, इसलिए ऑफलाइन वाले बच्चों से भी कहता हूँ कि क्लासेस ले लिया करो। ये नहीं कि हमने लिख लिया तो हो गया, हर बार नोट्स अपग्रेड रहते हैं, थोड़ा से कुछ नई चीज़ें मिलती रहती हैं, तो वो थोड़ा इधर काटा थोड़ा उधर जोड़ा, ये सब चलता रहता है हमारे काम में ना, कलाकार ही इस चीज़ के हैं। कॉबे पोर्ट्रेट नोट कर लेना, साइड नोट में आएगा कॉबे पोर्ट्रेट, COBBE, कॉबे पोर्ट्रेट। ये एक्चुअली शेक्सपियर का पहला पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट तो आप समझ रहे हैं ना, पेंटिंग या एक तरीके से बस्ट, एक मूर्ति टाइप की भी कहते हैं, BUST बस्ट। ठीक है, वैसे पोर्ट्रेट ही है, पेंटिंग ही है। तो कॉबे पोर्ट्रेट इज द फर्स्ट पेंटिंग, फर्स्ट एवर पेंटिंग ऑफ शेक्सपियर, ये कॉबे ने बनाई थी। फर्स्ट एवर पेंटिंग ऑफ शेक्सपियर। और जो वैसे ज्यादा फेमस है वो ये सेकंड है, मार्टिन ड्रोशेट पोर्ट्रेट या ड्रोशेट पोर्ट्रेट। ठीक है, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 पार्ट्स में आ जाती है। फटाफट टाइटल्स लिख लेते हैं आज 7 पार्ट्स में। ठीक है, टाइटल्स विद देयर ईयर्स लिखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। ठीक है, तो 7 पार्ट्स में हम बायोग्राफी ऑफ शेक्सपियर देखते हैं। फेजेस ऑफ शेक्सपियर, तो अर्ली ईयर्स है, पहला है अर्ली ईयर्स, फटाफट लिखना है इसमें, अर्ली ईयर्स। ठीक है, विच इज फ्रॉम 1564 to 1578, 1564 से 1578 तक आएगा। फिर दूसरा आएगा इनका लास्ट ईयर्स बिफोर मैरिज, लास्ट ईयर्स बिफोर मैरिज, इसको थोड़ा चेंज कर लेना ऑफलाइन वाले बच्चे, कुछ लोगों ने शायद लास्ट ईयर्स ऑफ शेक्सपियर लिखा है, लास्ट ईयर्स बिफोर शेक्सपियर। ठीक है, ये इनका यहाँ पर आ जाएगा लास्ट ईयर्स बिफोर शेक्सपियर। ठीक है, तो ये होगा 1578 से 1582 तक। थर्ड फेज आते हैं गाइस, थर्ड फेज है मैरिज एंड चिल्ड्रन, मैरिज एंड चिल्ड्रन। ठीक है, दैट इज द थर्ड फेज। थर्ड फेज में देंगे हम 1582 से 1590 तक, 1582 से 1590 तक। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा फोर्थ फेज, फर्स्ट रिकॉर्ड्स ऑफ शेक्सपियर एज ए प्ले राइट इन लंदन। मैं नंबरिंग भी करते हुए जा रहा हूँ, 1 2
3, 4th. So 4th is फर्स्ट रिकॉर्ड्स ऑफ शेक्सपियर एज अ प्ले राइट इन लंदन. ये आपका आएगा 1590 से 1592 तक. कह सकते हैं कि 1598 से लेकर 1603 तक. कई जगह 1607 भी लिया है. 1607 ले लेते हैं. 1598 से 1607 पीरियड ऑफ ग्रेट ट्रेजेडीज आगे. और लास्ट फेज आएगा इनका विच इज द सेवेंथ फेज. सेवेंथ फेज यहाँ पर आएगा, ठीक है, एंड दैट इज एंड ईयर्स. एंड ईयर्स सेवेंथ फेज आ गया आपका. और सेवेंथ फेज एंड ईयर्स में क्या होगा भाई, विच इज बेसिकली फ्रॉम 1608 to 1616. सो आपने इसका कोड कैसे लिखना है देख लो. लिखने का तरीका क्या होता है. अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और करेक्ट कर लेना. यहाँ पर लास्ट ईयर बिफोर शेक्सपियर्स मैरिज है, पूरा नहीं लिखा है, ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ सेकंड वाले में. इसको कंप्लीट कर लेना. लास्ट ईयर्स बिफोर शेक्सपियर्स मैरिज, ठीक है. तो यानी कि इसका कोड बना लेते हैं अर्ली ईयर्स, ठीक है. प्री मैरिज, मैं इसको क्या कह रहा हूँ, पी फॉर, इसको मैं प्री मैरिज कह दे रहा हूँ, प्री मैरिज, ठीक है. प्री मैरिज टाइम हो गया. फिर मैरिज आ गया, एम कर दिया, ठीक है. उसके बाद फर्स्ट रिकॉर्ड्स ऑफ शेक्सपियर एज अ प्ले राइट, फर्स्ट रिकॉर्ड एफ ले लिया और शेक्सपियर एज अ प्ले राइट. फिर अर्ली कॉमेडीज तो ई ले लिया, ठीक है. उसके बाद या कॉमेडीज को सी ले लिया हमने, अर्ली कॉमेडीज में सी ले लिया, एफ के बाद सी ले लिया, ठीक है. फिर उसके बाद पीरियड ऑफ ग्रेट ट्रेजेडीज तो टी हो गया और फिर आ गया ई. सो दैट इज ई पी एम एफ सी टी ई. बिल्कुल नटशेल में इसको आपने क्रिस्टलाइज्ड कर दिया उसको, ठीक है. सकिंक्ट बना दिया उसको एकदम, आपने पावर पैक दे दिया. तो आई रिपीट, ई फॉर अर्ली ईयर्स, पी फॉर प्री मैरिज, एम फॉर मैरिज, एफ फॉर फर्स्ट प्ले, सी फॉर कॉमेडीज, टी फॉर ट्रेजेडीज एंड ई फॉर एंड ईयर्स. खत्म बात. धाए धाए बिल्कुल फायर. और इस तरीके से आपका ये पूरे क्रिस्प एंड क्लियर कट नोट्स बन गए बायोग्राफी ऑफ शेक्सपियर पे. कैसा लग रहा है आपको? तो ये पढ़ने का जो तरीका है ये आपको सीखना है. कम में ज़्यादा आउटपुट देना है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड, की पॉइंटर्स और सारी चीज़ों को समेटते हुए पढ़ना है. तो उसके लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैं आपके साथ हूँ हमेशा. और कोशिश ये करनी है कि हम लोग एक